सो हे हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त प्रथम और लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए अपने चैनल एडू कॉर्नर का फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो से हम अपने चैप्टर ऑफ क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली है कि पहले EIC कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की थी, मतलब इंग्लैंड की थी। वो कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए बंगाल में कलकत्ता में आई थी और उधर से उन्होंने धीरे धीरे कैप्चरिंग मतलब हथियाना चालू किया, वॉर करा, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया पे उनका कैप्चर हो गया। तो फिर एक इंग्लिश में मतलब एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे जेम्स मिल। उन्होंने 1817 में एक बुक पब्लिश की 3 वॉल्यूम का, मतलब मैसिव बुक ऑफ 3 वॉल्यूम। इसका मतलब मोटा सा बुक जो 3 वॉल्यूम में था और इसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मतलब कि ये सोचते थे कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया। तो एशियन में जितने भी सोसाइटी, जितने भी घर हैं, वो सब एक लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब वो उतने सिविलाइज नहीं है जितना यूरोप के कंट्रीज़ हैं। उन्होंने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड द हैप्पीनेस ऑफ पीपल। इन्होंने सोचा कि ब्रिटिश जो सरकार है उसको इंडिया के सारे स्टेट पे कॉन्कर कर लेना चाहिए, ताकि जो इंडियन लोग हैं उनको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले। ठीक है, हैप्पीनेस मिले। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने इसलिए फिर इंडिया में कैप्चर करना चालू किया। और मैंने वो बताया कि जो ये जेम्स मिल ने क्या 3 वॉल्यूम का एक बुक जो पब्लिश किया था, उसके 3 वॉल्यूम ये थे। फर्स्ट वॉल्यूम था उनका एंशिएंट पीरियड को उन्होंने हिंदू पीरियड से कैटेगराइज किया था कि हिंदू एंशिएंट में थे, और ये चीज़ हमने क्लास 6 में पढ़ा। वो चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, ये सब क्लास 6 में हमने पढ़ा था, क्लास 6 के हिस्ट्री में। फिर क्लास 7th की हिस्ट्री में हमने मिडीवियल पीरियड पढ़ा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एट लास्ट, जो उसका लास्ट चैप्टर था उसमें था कि ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है। उसमें हम इस वाले में मिडीवियल क्लास 7th में हमने मुग़ल के बारे में पढ़ा था, मुग़ल के अथॉराइजेशन के बारे में पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड का हिस्ट्री, मतलब कि जो कैसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, फिर उन्होंने उन्होंने पूरा इंडिया में अपना वो बना लिया, इंडिया को पूरा हथिया लिए वॉर करके। तो फिर ये हम क्लास 8th के हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे आई कंपनी और कैसे वो गए लास्ट, कैसे रिवोल्ट हुआ, एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस लाए, ये। तो फिर हम अब देखते हैं, हमने जेम्स मिल के बारे में पढ़ा। तो ये जो जेम्स मिल वाला है, ये पेपर में पूछा जाएगा कि हु वाज जेम्स मिल, नोट क्वेश्चन ऑन जेम्स मिल। तो फिर आप ये लिख सकते हैं, ये जेम्स मिल के बारे में जो पीछे था अभी, और ये वाला हिस्ट्री डिवाइडेड बाय जेम्स मिल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन के बारे में। कॉलोनियल रूल is the subjugation of one country by another that leads to these kind of political, economical, social and cultural changes is referred to as the process of colonization। जो EIC मतलब ब्रिटिश कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने उसने जब इंडिया पे वॉर कर दिया, इंडिया के छोटे छोटे स्टेट पे अटैक किया, फिर वो जीती। तो फिर ऐसे करके जब वो पूरा इंडिया जीत ली, इंडिया को ही पूरा उन्होंने जीत लिया, तो फिर उन्होंने कॉलोनियल रूल चालू किया, जिसमें कॉलोनियल रूल होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे सब्जुगेशन, मतलब रूल होना, जो ये ऐसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस को बढ़ाता है। मतलब अब ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन थे
और इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख सब थे। तो फिर अब उन वो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्रिश्चियन को प्रमोट किया। तो ये हो गया कल्चरल वाला, ठीक है। सोशल, उन्होंने वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, इन्फीरियर मानते थे, और ये इंडियंस को लोअर मानते थे। इकोनॉमिकल, ब्रिटिशर्स ने ट्रेड करने की वजह से आए थे इंडिया में, तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया और फिर इकोनॉमिकल चेंजेस भी लाए। पॉलिटिकल, उन्होंने इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चेंज किया। तो इसको कहते हैं कोलोनाइजेशन, ठीक है। ये पेपर में पक्का आएगा कि व्हाट इज़ कोलोनाइजेशन और कॉलोनियल रूल। फिर अब ब्रिटिशर्स दैट एवरीवन, ब्रिटिशर्स सोचते थे कि सबको एक डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ में रहना चाहिए, मतलब सब अपने अपने लिविंग कल्चर एक डिसिप्लिन वे में करें। अब वो उन्होंने कैसे करा, देखो। अकॉर्डिंग टू देम एवरीवन शुड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी ऑफिशियल वर्क। उनके मुताबिक हर आदमी को अपना रिकॉर्ड, जो उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड, जैसे किसी ने लैंड परचेज किया, किसी को लैंड दिया, तो ये सब उनको ऑफिशियली की रिकॉर्ड्स कीप रखना पड़ता था। अब कैसे रिकॉर्ड्स में देखो किस किस तरह के रिकॉर्ड रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन के। ब्रिटिशर्स कैसे करके रिकॉर्ड्स, जो उन्होंने कहा ऑफिशियल चीज़ वो रखते थे, वो कैसे रखते थे, अब देखिए इधर। तो ब्रिटिशर्स ने कैसे वो रिकॉर्ड्स कीप करते थे वो अब हम पढ़ेंगे। इधर वो एडमिनिस्ट्रेशन के वे से रिकॉर्ड्स कीप करते थे, इधर एडमिनिस्ट्रेशन का लिख रखा है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का वो कैसे करते थे। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द एक्ट of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once the studied the things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. ब्रिटिशर्स के हिसाब से वो जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, जैसे मैंने किसी को लैंड खरीद दिया, मैंने अपना लैंड जो मैंने ख़रीदा था वो मैंने किसी को दिया, ये एक ऑफिशियल काम हुआ। तो मैं इसका रिकॉर्ड कर लूँ अपने में कि मैं इनका बेटा, नाम, पता, फिर मैंने किसको दिया, उनका पिता का नाम, फिर उनका एड्रेस, उनका नंबर, फ़ोन नंबर, वो सब मैं रिकॉर्ड करके रखूँ, ताकि इम्पोर्टेंट टाइम जब कुछ ऐसा क्रिटिकल टाइम आ जाए तो फिर मेरे पास वो रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। फिर वो इसलिए वो सोचते थे कि आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने का कल्चर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली स्टोर्ड। तो फिर वो ब्रिटिशर सोचते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर द ऑफिशियल वर्क दैट शुड बी रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड सेफली, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेफ जगह रखेंगे तभी तो हम कहीं भूलेंगे नहीं। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बड़े तहसीलदार, मतलब हर विलेज में एक तहसीलदार ऑफिस बनाते थे। तहसीलदार हमने 6th क्लास में पढ़ा था। तो फिर तहसीलदार ऑफिस जो था उसमें ये अपने रिकॉर्ड्स रखते थे। उस तहसीलदार ऑफिस में कैसे रिकॉर्ड्स रखते थे, जैसे कि अब उधर एक आदमी का लैंड है, उस लैंड में कौन सा क्रॉप मेनली ग्रो होता है, कितना ग्रो होता है, फिर कितना बड़ा लैंड है उसका, उस आदमी का नाम, पता, पूरा डिटेल, कंप्लीट डिटेल में रखते हैं। हर एक विलेज में हर एक विलेजर का रखा जाता है, ठीक है। इसको रिकॉर्ड्स रूम कहते थे या फिर आर्चीव्स कहते थे। Specialized institution like archives, and museums were also established। और ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े आर्चीव्स, मतलब लाइब्रेरी होता है ना, जैसे लाइब्रेरी को ही आर्चीव से कहते हैं, पर जहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव किया जाए उसे कहते हैं आर्चीव। और जहाँ पर हम अपने जो बुक्स है, जहाँ स्टोर नहीं, उसको पब्लिकली पढ़ सकते हैं सब लोग, उसको कहते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमने पहला वे पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन का, अब हम दूसरा वे पढ़ेंगे सर्वेज का, ठीक है। ये सर्वेज का हम पढ़ेंगे। अब सर्वेज का कैसे था, ब्रिटिशर्स कंडक्टेड द प्रोसेस ऑफ सर्विंग एज दे बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी
इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। तो फिर उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंपनी को चलाने के लिए पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर लैंड पूरे इंडिया में जितने भी लैंड हैं सबका सर्वे करते थे। मतलब उसकी पूरी जांच पड़ताल होती थी, पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालते थे। और ये जो हमने इधर पढ़ा आर्चीव्स, तहसीलदार ऑफिस, उधर वो स्टोर करते थे। अब कैसे सर्वेस थे, जैसे कि मैंने बताया जैसे लैंड में क्या उगता है, क्या क्रॉप क्या कौन सा क्रॉप वो ग्रो होता है, कौन सा ग्रो नहीं होता है, ये सब। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड एंड द एफर्ट वाज टू नो टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो मैंने बताया ना जैसे कि कंप्लीट डिटेल में सर्वेज करते थे। कंप्लीट डिटेल का आप इधर पढ़ सकते हैं कि इन द विलेजेस में जो रेवेन्यू सर्वेज मतलब पैसों का सर्वेज होता था। कैसे कि जो उनका लैंड है उसकी टोपोग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ लैंड। ठीक है, फिर सॉइल क्वालिटी, उसकी सॉइल की क्वालिटी क्या है। उधर फ्लोरा मतलब कि जानवर, और फ्लोरा एंड फौना मतलब कि एनिमल एंड प्लांट्स का किस क्वालिटी के पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सब। फिर उस लैंड के लोकल हिस्ट्रीज की, वो पहले किसका था, उसको किसने दिया, फिर उसके पहले किसका था, फिर उसको किसने दिया, ये सब। और उसका क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे विंटर में कोई सा क्रॉप उगा दिए और समर में कोई सा क्रॉप उगा दिए, तो इसे कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। From the end of the 19th century, operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information of caste, religion, occupation. तो फिर डिटेल सर्वे में ये ब्रिटिशर्स आदमी के जो पर्सन है उसका रिलीजन, उसका ऑक्यूपेशन, उसका कास्ट, सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। फिर वो और हाँ वो हर 10 साल बाद 19th सेंचुरी के बाद उन्होंने रूल पास कर दिया कि हर 10 साल बाद ही सर्वेज होगा। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बोटॉनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजी सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वेज। वो और भी डिटेल में सर्वेज कैसे करते थे, बोटैनिकल सर्वेज की कितना उधर प्लांट उगता है, जूलॉजिकल मतलब पेड़ पौधे, जू के सर्वेज, फिर आर्कियोलॉजिक मतलब और हिस्ट्री, उसका आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, घर कैसे बना है उसका स्ट्रक्चर, आर्कियोलॉजी सर्वेज। फिर एंथ्रोपोलॉजी सर्वेज भी होते थे और फॉरेस्ट सर्वेज भी होते थे। अब हमने कितने सोर्स पढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, रिकॉर्ड्स कैसे करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, सर्वेज के थ्रू। अब एक लास्ट जो है सोर्सेस। अब सोर्सेस क्या है भाई, द सोर्सेस ऑफ द पीपल वी फाउंड वर डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलेशन बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार। ठीक है, तो फिर अब सोर्सेस के थ्रू कैसे ब्रिटिशर्स रिकॉर्ड बनाते थे। अब वो ऐसे बनाते थे कि जो उस घर में जो लोग हैं उन्होंने कोई सा डायरी लिखा है, उस डायरी से उनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम मतलब पिलग्रिम और ट्रैवलर्स होते थे उनका डायरी पढ़ते थे। फिर पर्सनैलिटीज़, उधर के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को मतलब और ढूंढते थे। ठीक है, फिर एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेटेड इन public, readers and reformers wrote on spread ideas, poets and novelists wrote their feelings। अब और भी कैसे सोर्सेस निकालते थे वो लोग कि जब धीरे धीरे प्रिंटर्स सब आए, न्यू प्रिंटर्स आए तो प्रिंटिंग स्पीड बढ़ी और न्यूज़पेपर हर घर में जाने लगा, पब्लिश होने लगा। तो फिर क्या हुआ कि बहुत जो भी इशू होता है, जैसे सरकार ने ये कर दिया तो फिर हर घर में जैसे इशू नहीं होता, डिबेट होता है कि नहीं सरकार को ये करनी चाहिए थी, नहीं ये करनी चाहिए थी, तो इसे कहते हैं डिबेट। तो फिर डिबेट को जो उधर राइटर्स होते थे वो लोग लिख लेते थे और उनकी जो लोग होते थे उनकी फीलिंग्स भी लिख लेते थे। ऑल द सोर्सेस हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दीज हु वर लिटरेट। हाँ, सबसे मेन पॉइंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो लिटरेट पीपल पे ज़्यादा फोकस करते थे रैदर देन इलिटरेट। वो सोचते थे कि लिटरेट को हम और बढ़ाएं, इलिटरेट को रहने दें।
तो फिर वो जितना भी आप एट्थ के हिस्ट्री में पढ़ोगे सब लिटरेट पीपल के बारे में ही होगा। वो किसी आदिवासी के बारे में नहीं होगा, या वो किसी ट्राइबल पीपल के बारे में नहीं होगा, वो सिर्फ लिटरेट पीपल के बारे में होगा। एंड देन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको कोई सा भी डाउट है तो कमेंट मी। और अगर अच्छा लगा और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स।